अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं मानसून की, क्योंकि मानसून को लेकर अब से कुछ ही देर पहले ताज़ा रिपोर्ट आई है अगस्त महीने के लिए मौसम विभाग की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि अगस्त में 94 से 106% बारिश हो सकती है। ये ताज़ा रिपोर्ट मौसम विभाग की तरफ से आई है। और आपको बता दें कि इसमें यह भी कहा गया है कि अगस्त सितंबर में सामान्य बारिश हो सकती है और जुलाई के महीने में सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। पूरी रिपोर्ट पर बात करने के लिए आर के जैनामनी सीनियर साइंटिस्ट IMD के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैनामनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगस्त महीने के लिए आप लोगों ने फोरकास्ट जारी किया है, जिसमें आप लोगों ने कहा है कि नॉर्मल रेनफॉल रहेगा। इसमें और क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन है सर? नहीं, एक तो टोटल मंथ का जो है ऑल इंडिया जो आया है वो आप बताया जो 94 से 106% होगा, लॉन्ग पीरियड एवरेज नॉर्मल रहेगा। और अगर एरिया वाइज हम लोग लेंगे कौन सा मतलब पार्ट्स में क्या होगा, तो इसमें जो साउथ ईस्टर्न पार्ट जो इंडिया है, जैसे हमारा तमिलनाडु है या आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तो इसमें एबव नॉर्मल रेनफॉल होगा, नॉर्मल से एबव नॉर्मल। और उसके साथ साथ जैसे राजस्थान है, गुजरात एंड हमारा जो और वेस्ट सेंट्रल इंडिया है, जैसे मध्य प्रदेश है, ये भी नॉर्मल से, जैसे मध्य प्रदेश है, ये भी नॉर्मल से एबव नॉर्मल होगा। ये सारा अगस्त में होगा। लेकिन जो हमारा एरिया है मेनली जो जैसे केरला है और जो वेस्ट कोस्ट का साउथ कोंकण है, इसमें कम बारिश होगा, थोड़ा नॉर्मल से बिलो नॉर्मल होगा। और ईस्ट सेंट्रल इंडिया का थोड़ा पार्ट है जहाँ भी मतलब रेन जो है थोड़ा कम होने का चांस है। जैसे अगर छत्तीसगढ़ का बात करें, अगर उड़ीसा का बात करें, तो ये पार्ट में बिहार, झारखंड, इसमें हो सकता है नॉर्मल टू बिलो नॉर्मल। और बंगाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये अगस्त में होगा। लेकिन ये जो बिलो नॉर्मल टू नॉर्मल रेनफॉल जो एरिया में बात कर रहा हूँ, वो सितंबर में शायद इम्प्रूव होगा। इसीलिए जो अगस्त सितंबर का फिगर आया है उसमें ये एरिया में जो डेफिशिएंसी कम हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा उम्मीद है जहाँ कम बारिश हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, पर्टिकुलरली जो गैंगटॉक वेस्ट बंगाल है, वहाँ सितंबर में स्थिति इंप्रूव कर सकता है। सर, आप कह रहे हैं कि वहाँ पर सितंबर में इंप्रूवमेंट होगा, मतलब ये कि अगस्त के महीने में दिक्कत रहेगी, उधर कम बारिश होगी। अगस्त में उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंप्रूवमेंट होगा और थोड़ा बहुत जो है मतलब बिहार कुछ पार्ट्स में हो सकता है। लेकिन जो अभी जो फिगर आया है बिहार, झारखंड और इसमें तो मतलब रेन होगा, नॉर्मल होगा। लेकिन जो ऐसे रेन चाहिए जिसमें जो प्रेजेंट डेफिशिएंसी जो 40 से 60% है, वो इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा बारिश चाहिए, वो वाला अभी प्रोजेक्शन में नहीं आ रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं सर, क्योंकि आप देखिए कि यूपी, बिहार, बंगाल, इन इलाकों में जो कम बारिश हुई है, इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि धान की बुआई बहुत घटी है, बहुत पिछड़ी है। तो क्या मतलब, चूंकि जो डेफिशिएंसी है वो ज़्यादा है, 45% के आसपास हमने आज देखी थी खबर में कि जुलाई के महीने में, तो आप जरा बताइए सर, क्या धान की बुआई में रिकवरी हो पाएगी, उतनी बारिश होगी? देखिए, अगस्त महीने में अभी जो है, अभी तो यूपी बिहार में थोड़ा बहुत बारिश चल रहा है, क्योंकि मानसून ट्रफ उसी नॉर्थ फुटहिल्स में है। लेकिन जैसे 4-5 अगस्त शुरू हो रहा है, उसमें तो फिर रेन कम हो जाएगा दोबारा। तो ज़्यादा तक दिन जो है मानसून ट्रफ या सिस्टम जो है थोड़ा दक्षिण भारत या दक्षिण सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल में कम दिन रहने के कारण बारिश कम हो रहा है। और लेकिन जहाँ तक इम्प्रूवमेंट है, तो हाफ ऑफ द सीजन तो पड़ा है, बट अगस्त महीने में जो अभी जो प्रोजेक्शन आया है, आखिर ये फोरकास्ट जो है इसमें तो स्टिल कंपेयर टू डे का जो फोरकास्ट है कम है। बट ट्रेंड यही है कि ज़्यादा मेकअप मतलब नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा बहुत अगस्त के जो है नॉर्मल टू बिलो नॉर्मल दिखा रहा है। ओके। अच्छा, रेन का डिस्ट्रीब्यूशन सर, जुलाई के महीने में तो 17%, 17% ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बेहतर नहीं रहा। कुछ राज्यों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बाढ़ के हालात बने, तो कुछ राज्यों में बहुत कम बारिश हुई, खेती को नुकसान पहुंचा। तो क्या अगस्त के महीने में भी यही पैटर्न रहेगा या डिस्ट्रीब्यूशन ठीक रहेगा? नहीं, देखिए, मैं जो पहला आपका जो प्रश्न था जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है कि आप अगर थोड़ा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल का हिस्सा छोड़ेंगे,
तो बाकी में तो रेनफॉल बहुत बढ़िया रहा। आपका जो रूटीन डेफिशिएंट एरिया है, जैसे महाराष्ट्र का जो अंदरूनी इलाका है, जैसे विदर्भ है, मराठवाड़ा है, मध्य महाराष्ट्र है, वो तो अच्छा बारिश हुआ, रिकॉर्ड रेन हुआ है इसमें विदर्भ और मराठवाड़ा में। उसके साथ साथ गुजरात, सौराष्ट्र और तेलंगाना, बहुत रायलसीमा, सब जगह में बारिश हुआ है। ओनली ये जो पॉकेट है, जैसे मैंने बताया कि जो ऐसा मानसून इस साल हुआ कि रेनफॉल तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। आप अभी तक जो है आज का अगर 1 अगस्त तक देखें तो 7% ऑल इंडिया पॉजिटिव है। इसे गुड मानसून मेरे ख्याल से 2017 के बाद अगर मानसून देखा जाए तो मानसून सीजन का पहला हाफ अगर लेंगे जून जुलाई, तो इस साल तो बेटर परफॉर्मेंस है, क्योंकि काफी मतलब लास्ट फ्यू ईयर्स में जुलाई का रेन कम होता था, बट इस बार जुलाई रिकॉर्ड आया है प्लस 17%, 18%। जो आपने देखा होगा आज का प्रेजेंटेशन में, 2005 के बाद पहला अच्छा जुलाई है इस साल। तो मैं ये सोचता हूँ कि मानसून इस साल बहुत अच्छा है। बट ये जरूर है कि धान का खेती जो एरिया में होता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, वहाँ कम बारिश हुआ है। लेकिन ऑन द अदर साइड दैट बहुत सारा एरिया है जहाँ अदर क्रॉप्स होते हैं, जहाँ दाल का होते हैं, जहाँ सोयाबीन होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, जहाँ कॉटन होते हैं, जैसे महाराष्ट्र है, वहाँ बहुत अच्छा बारिश हुआ है। लेकिन अभी अगस्त सितंबर में क्या मेकअप करता है, जैसे हमने बताया कि ऐसे कुछ नेगेटिव सिग्नल नहीं है। पहले जैसे बाहर का एजेंसी का आता था, कुछ एजेंसी आईओडी है इसीलिए इनकम होगा, कुछ होगा, ऐसे तो नहीं है। रेन बहुत अच्छा हुआ है और ये भी अभी लानिना का कंटिन्यू करेगा। और एमजेओ भी बढ़िया पोजीशन में आ रहा है, फिर अगस्त में आ रहा है फेवरिंग पोजीशन में। तो मेरे ख्याल से बिहार यूपी का अभी टाइम के साथ हमें वेट करना पड़ेगा। ओके ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आप कह रहे हैं कि बिहार यूपी के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन 17 साल में सबसे अच्छी जुलाई रही है मानसून के लिहाज से। आपने कहा कि 2005 के बाद ये सबसे बेहतर जुलाई का महीना रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और एक राहत की बात भी है मानसून के मोर्चे पर। एक छोटा सवाल सर आपसे ये कि मुंबई और दिल्ली में अभी बारिश की हालत कैसी रहने वाली है? नहीं, बिल्कुल आप जैसे देखेंगे इस साल दिल्ली का तो आपने देखा होगा, जुलाई में जो है रेनी डेज है 19 है और बहुत बढ़िया एयर क्वालिटी रहा, जो बोलते हैं जो अच्छा था, गुड था और समटाइम्स वेरी गुड भी था। और उसके साथ साथ रेन जो है नॉर्मल हुआ है। और अगर बॉम्बे का बात करें तो बॉम्बे में तो जुलाई में 12-13 जुलाई के बाद तो हैवी रेनफॉल नहीं हुआ। और हैवी रेनफॉल डेज अगर मैं सोचता हूँ इस साल जुलाई में शायद बहुत कम हुआ है बॉम्बे में, पर्टिकुलरली 13-14 जुलाई के बाद हैवी रेनफॉल डेज नहीं है। लेकिन 6-7 अगस्त के बाद जो है हैवी रेनफॉल दोबारा शुरू हो रहा है, क्योंकि जो बंगाल का खाड़ी में एक जो है लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है 5-6 को, इसके वजह से सारा मानसून जो है रिवाइवल हो जाएगा। आपका जहाँ जहाँ अभी थोड़ा रिलैक्स है, रिलीव है, वो अच्छा है खेती के लिए। बट 6-7 से जो हैवी रेनफॉल जो है सेंट्रल इंडिया वेस्ट कोस्ट में होगा। और ये मैं बोलना चाहता हूँ जो अगले 3 दिन है वो केरल के लिए हम लोग रेड कलर दिया है, वहाँ बहुत ज्यादा बारिश होगा और फ्लैश फ्लड भी हो सकता है। केरला है, कुछ पार्ट ऑफ तमिलनाडु है, कोस्टल कर्नाटक है, क्योंकि मानसून का जो रिवाइवल है ना वो शुरू हो रहा है साउथ से एक्चुअली। तो वो जाके सेंट्रल इंडिया में 5-6 को जब बन रहा है लो प्रेशर तो हैवी रेनफॉल होगा मध्य प्रदेश एंड हमारा जो गुजरात एरिया में। ठीक है। तब तक जो है वीक मानसून कंटिन्यू करेगा। वीक मानसून 28 जून से शुरू जुलाई से। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जैनामनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मानसून पर डिटेल जानकारी देने के लिए कि मानसून की चाल अब यहाँ से आगे कैसी रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये तो बात हुई मानसून की, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं खाने के तेल की, क्योंकि आप देखिए कि एडिबल ऑयल के दाम किस तेजी से गिरे हैं। और आज भी BMD जो कि मलेशिया का वायदा बाजार है, जिसे बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव कहते हैं, वहां पर 4100 रिंगिट प्रति टन के करीब पहुंच चुका है भाव और 5% दाम गिरे हैं रिकॉर्ड ऊंचाई से। इसी साल की रिकॉर्ड ऊंचाई से 45%, जी हाँ 45% तक दाम गिर चुके हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। लंदन से दोराब मिस्त्री, गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर, इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। और आपको याद होगा कि जब शुरुआत में दाम बढ़ने शुरू हुए थे तब से हम दोराब जी से बात कर रहे हैं और इन्होंने एकदम एग्जैक्ट जो रिपोर्ट अब तक जब इन्होंने बताई है एडिबल ऑयल को लेकर वो करेक्ट साबित हुई है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोराब जी मिस्त्री हमारे साथ जुड़ने के लिए लाइव लंदन से इस वक्त। तो सर दाम तो 45% कम हो गए हैं रिकॉर्ड ऊंचाई से पाम तेल के, क्या और दाम गिरेंगे? नया प्राइस आउटलुक आपका क्या है पाम तेल के ऊपर? मृत्युंजय, थैंक यू वेरी मच। आपने ध्यान में रखा जो मैंने फोरकास्ट किया था और ये फोरकास्ट बिल्कुल सही पड़ा है। आज भी मेरे ख्याल से ये दाम बड़े महंगे हैं
क्योंकि इसमें हम जो कहते हैं वॉर प्रीमियम, ये जो यूक्रेन में लड़ाई चल रही है उसका प्रीमियम अभी भी दाम में बिल्ट इन है। तो ये जब वॉर खत्म होगी तब बिल्कुल मंदी आएगी, क्योंकि बहुत सारा माल ब्लैक सी से, यूक्रेन से, रशिया से निकलेगा। अब जहां तक पाम का मामला है, पाम 7,500 से करीबन 4,000 रिंगिट पर आ चुका है, लेकिन आज भी पाम के स्टॉक बहुत ज्यादा है, खास करके इंडोनेशिया में स्टॉक बहुत है। और हमने जब दाम इतने बढ़ा दिए तो हमने डिमांड डिस्ट्रक्शन किया, यानी कि कंज्यूमर की आमदनी के सामने भाव बहुत ज्यादा थे और कंज्यूमर ने अपना कंजम्पशन थोड़ा कम कर दिया। तो इसलिए डिमांड उतनी स्ट्रांग नहीं है। और अब भी यहां से 4,000 4,100 रिंगिट से मेरा मानना है कि सितंबर महीने की आखिरी तक और दाम 20% गिरेंगे और 3,000 रिंगिट पे आ जाएंगे। तो 4,000 से 3,000 रिंगिट हो सकता है। अब हिंदुस्तान के कंज्यूमर के लिए शायद पूरा 20% का गिरावट नहीं उसको फायदा मिलेगा, लेकिन 10-15% की जरूर गिरावट की फायदा उसको मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। आप कह रहे हैं सर कि यहां से अगर मैं इंडियन कंज्यूमर के लिहाज से बात करूं तो आप कह रहे हैं कि 10 से 15% का फायदा, मतलब 10 से 15% और खाने के तेल के दाम कम हो सकते हैं यहां से भी। बिल्कुल बिल्कुल। शायद ये मुमकिन है कि शायद हमारा रुपया थोड़ा ज्यादा वीक हो जाए तो पूरा का पूरा फायदा हिंदुस्तान की कंज्यूमर को नहीं मिले, लेकिन दाम यहां से गिरने वाले हैं क्योंकि सप्लाई बहुत है, स्टॉक बहुत है और डिमांड उतनी नहीं है। हिंदुस्तान में फेस्टिवल सीजन आने वाली है, बाद में दिवाली आएगी, लेकिन दिवाली भी इस साल थोड़ी देर से आएगी। तो मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में जो पाइपलाइन बिल्कुल खत्म हो चुकी थी वो पाइपलाइन भी अब भर रही है, वापस इंपोर्ट बढ़ रहे हैं और इससे मार्केट में दबाव आएगा और दाम गिरने वाले हैं और कंज्यूमर को ज्यादा रिलीफ मिलने वाली है। आपको याद होगा मृत्युंजय, मैंने बार बार आपसे कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं और अच्छे दिन आए हैं और आगे चलकर भी आते रहेंगे। आ गए हैं, मतलब आप तो जैसा बता रहे हैं कि बिल्कुल आ गए हैं और कई तेल कंपनियों ने यहां पर एमआरपी में कमी भी की है। और इस वक्त की एक बड़ी हेडलाइन आप जी बिजनेस पर ये देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया के जाने माने ऑयल एक्सपर्ट आपको ये बता रहे हैं कि यहां से 1,000 रिंगिट से ज्यादा पाम तेल के दाम गिर सकते हैं। जो अभी 4100 रिंगिट के आसपास है वो घट के 3,000 रिंगिट तक पाम तेल के दाम आ सकते हैं, गिर सकते हैं। और इसका फायदा, जो बात अभी दोराबजी मिस्त्री ने कही कि इंडियन कंज्यूमर को भी मिलेगा। हालांकि रुपया बहुत कमजोर है तो पूरा फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन 10 से 15% का फायदा इंडियन कंज्यूमर को मिल सकता है। मतलब रिटेल में यहां पर 10 से 15% और खाने के तेल के दाम कम हो सकते हैं। इस वक्त की बहुत महत्वपूर्ण खबर आप देख पा रहे हैं जी बिजनेस पर और आप दुनिया के जाने माने ऑयल एक्सपर्ट को इस वक्त सुन रहे हैं। अब दोराबजी मिस्त्री, आपसे मेरा सवाल ये होगा सर, सोइंग ठीक ठाक हो रही है सोयाबीन की भी और सप्लाई को लेकर वैसी कोई दिक्कत है नहीं, तो एक बेस अगर मैं आपसे पूछूं कि फार्मर के लिए अभी ऑयल सीड का प्राइस कैसा रहेगा तो आप क्या कहेंगे? आपने बहुत ही सही मामला उठाया है और मैं इसी सब्जेक्ट पे आने वाला था कि आज हमारे सामने क्या समस्या है। हमारे सामने समस्या है कि किसान को वाजिबी भाव मिलेगा कि नहीं, खास तौर पे हमारे सोयाबीन के किसान और आगे चलकर हमारे सरसों के, मस्टर्ड के किसान। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हमारी सरकार सतर्क रहे, तेज रहे और बिल्कुल मॉनिटर करती रहे कि दाम किस दिशा में जा रहे हैं और एमएसपी किसान को मिलेगी और एमएसपी के ऊपर भी किसान को थोड़ा बोनस भी मिलना चाहिए। तब भी किसान ज्यादा जोर से तन मन लगा के अपनी बोई करेंगे और फसल लाएंगे। तो इसलिए आज हमारे सामने समस्या बढ़ते हुए भाव की नहीं है, हमारी समस्या है घटते हुए भाव। और इसीलिए सरकार को, इंडस्ट्री को साथ में बैठ के, और खासकर आप जानते हैं हमारी इंडस्ट्री के लीडर्स आपके चैनल पे जरूर रेगुलरली आते हैं, अतुल जी, मेहता जी, विजय डाटा जी। तो इन लोगों को सरकार को कंसल्ट करना चाहिए और इनके सुझाव के अनुसार सरकार को जो कदम चाहिए
शायद थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे ड्यूटी भी लगानी पड़ेगी, आज नहीं 3 महीने पहले के बाद 5%, 6%, 7% जो भी अनुकूल है वो लगाना पड़ेगा, ताकि भी लगाना चाहिए सर, या अभी क्या ड्यूटी आप कह रहे हैं कि ड्यूटी अभी बढ़ा देनी चाहिए या थोड़ा रुक के? अभी नहीं अच्छा। मैं बात बोलता हूं कि हाँ। आज से 3 महीने 6 महीने अच्छा। आगे। हाँ। लेकिन सरकार को इसको फॉलो करना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि किसान को वी हैव टू इंश्योर कि किसान को जो भाव हमने वचन दिया है वो प्रॉस्पेरिटी किसान को मिलेगी, और किसान को उसकी मजदूरी, उसकी एंटरप्राइज का फायदा मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक बात और सर, क्योंकि मुझे याद है कि जब पिछले साल ये रोक लगाई गई थी एडिबल ऑयल के फ्यूचर पे, तेल तिलहन के फ्यूचर पे, उस पर दाम बहुत तेजी से बढ़ने शुरू हो गए थे और सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, ड्यूटी घटाई, वायदा ट्रेडिंग पर रोक लगाई, स्टॉक लिमिट और छापेमारी, तमाम तरह के स्टेप्स सरकार ने उठाए हैं। फाइनली अब दाम कम हुए हैं। तो आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि जो तेल और तिलहन, ऑयल सीड और ऑयल का जो फ्यूचर ट्रेड अभी रुका हुआ है उसको फिर से शुरू किया जाए? बिल्कुल, मेरा मानना है कि जो सरकार ने करना था, जब इन लोगों ने फ्यूचर्स ट्रेडिंग बंद कर दी, अभी उसका समय बीत चुका है और अब समय आया है कि हम ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग की बाजार वापस खोल दें और फ्यूचर्स ट्रेडिंग अलाउ करें। फ्यूचर्स ट्रेडिंग इटसेल्फ इज नॉट बैड, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट को अच्छी तरह रेगुलेट करना चाहिए, और हमारे यहाँ हमारा रेगुलेटर सेबी काफी स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर है, उसके ऊपर हमें भरोसा रखना चाहिए और फ्यूचर्स ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए। और अगर फ्यूचर्स ट्रेडिंग शुरू हुई तो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेडिंग के माध्यम से सच्ची प्राइस बाजार में आती है, तो उससे किसान को भी फायदा होता है, प्रोसेसर को एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है, और कंज्यूमर भी रोज देख सकता है कि बाजार में क्या भाव चल रहा है। थोराब जी मिस्त्री, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में एडिबल ऑयल के ऊपर बात करने के लिए, बताने के लिए कि आगे दाम कैसे रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपके लिए कहां पर मौके बन सकते हैं। अनुज गुप्ता हमारे साथ हैं IIFL सिक्योरिटीज के, और जिगर धर्मसिंह हैं मोतीलाल ओसवाल के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। जिगर, अनुज जी, एक चीज मैं आप दोनों से समझना चाहूंगा कि गोल्ड का मार्केट बड़ा ही ऊपर नीचे वाला रेंज में फंसा हुआ है, तो गोल्ड में इस वक्त क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी गुड इवनिंग। देखिए, रेंज में तो नहीं फंसा हुआ। अब हम देखें तो करीबन $70 की जो तेजी है गोल्ड में पिछले एक हफ्ते में आ चुकी है, और करीबन देखें तो ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट गोल्ड ने MCX में रिकवर किए हैं। तो जो एक मंदी का ट्रेंड पिछले हफ्ते से 2 हफ्ते पहले हम देख रहे थे, वो अब यहाँ पर पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ है जब से फेडरल बैंक के इंटरेस्ट रेट रिलीज हुए हैं। तो एक पॉजिटिविटी मार्केट में देखने को मिली है अक्रॉस द कमोडिटी मार्केट। हम चाहे बेस मेटल की बात करें, चाहे हम बुलियंस की बात करें, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि मार्केट अब एक अपसाइड मोमेंटम में आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि एक अपसाइड ट्रेंड जो है गोल्ड सिल्वर में यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। फेस्टिवल सीजन भी यहाँ पर अब धीरे धीरे स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, और जिस तरीके से हमने एक डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखी है, बॉन्ड यील्ड में गिरावट आती हुई देखी है, उससे गोल्ड को काफी हद तक सपोर्ट मिला है। और अगर देखें तो कहीं ना कहीं गोल्ड ETF के अंदर भी अब हम एक बाइंग आती हुई देख रहे हैं, और जो होल्डिंग है गोल्ड ETF की वो भी यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 51,500 51,600 के आसपास खरीदारी करना चाहिए। 51,250 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 52,000 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो हमें लगता है कि गोल्ड का भाव करीबन $1780 से लेकर $1800 तक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। $1800 अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हम अगेन $1820 और $1840 तक के लेवल गोल्ड में आते हुए देखेंगे। एक इंटरेस्टिंग हम यहाँ पर ये देख रहे हैं गोल्ड के ट्रेंड में कि वो लेवल वाइज लेवल को फॉलो करता हुआ धीरे धीरे ऊपर आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि लेवल्स को फॉलो करके हम इस गोल्ड की जो रैली अब स्टार्ट हुई है इसको फॉलो कर सकते हैं, और धीरे धीरे गोल्ड के भावों में हम एक आने वाले दिनों में एक अच्छा प्राइस देख सकते हैं। आपका क्या व्यू है धर्मसिंह जी आज के लिए? बिल्कुल, मैं आज के लिए आपसे पूछ रहा हूँ गोल्ड पर और सिल्वर पर आपका व्यू।
प्रेशियस मेटल्स मुझे भी लगता है कि जो एक रेंज है वो एक हायर रेंज में शिफ्ट हो चुका है और जो प्रीवियस कंसोलिडेशन था उसमें अच्छा ब्रेकआउट मिला है और हम देख रहे हैं कि प्राइसेस 1770 के तक पहुंच चुके हैं फेड के आउटकम के बाद। मुझे लगता है दोनों ही मेटल्स में आगे जाते हुए शॉर्ट टर्म में एक तेज़ी का मोमेंटम रहेगा। खास करके अगर गोल्ड की बात करें और आज के शाम के सेशन के लिए किसी को कुछ अपॉर्चुनिटी लेनी है तो मैं समझता हूँ कहीं पर भी अगर 51,600 से 51,500 की रेंज अगर मिलती है तो उस रेंज में खरीदारी का काफ़ी अच्छा मौका लेना चाहिए गोल्ड में। 51,350 के करीब एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि इनिशियल 51,800 का टारगेट रहेगा और मेजरली 52,000 के टारगेट्स भी पॉसिबल है। तो गोल्ड में गिरावट पे खरीदारी करके चलना सही रहेगा। सिल्वर की भी बात करें तो सिल्वर को हम देख रहे हैं कि सिल्वर कहीं ना कहीं थोड़ा आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है गोल्ड में, जहां पर सिल्वर को बेस मेटल से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है बीइंग एन इंडस्ट्रियल मेटल। तो मुझे लगता है कि सिल्वर में भी अगर हल्की सी भी गिरावट आती है तकरीबन 58,600 से 58,400 के रेंज में तो वो एक काफ़ी अच्छा मौका रहेगा खरीदारी करने के लिए। 58,100 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपरी स्तरों पर 59,100 से 51,400 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। अच्छा, क्रूड का मार्केट अनुज जी, अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत तेज गिरावट आई है कच्चे तेल में, 3.5% इस वक्त कच्चा तेल नीचे है, 7,600 के नीचे ट्रेड कर रहा है एमसीएक्स पर क्रूड। और आप देख लीजिए कि ब्रेंट का भाव 101 के करीब पहुंच चुका है। नाइमेक्स क्रूड इस वक्त करीब 3.5% नीचे है और $95 के बेहद करीब ट्रेड कर रहा है। कच्चे तेल में इतनी तेज गिरावट क्यों और क्या ये गिरावट और बढ़ेगी? देखिए, एक रिसेशन के फियर की वजह से और साथ में ओपेक मेंबर्स की मीटिंग भी है, जहां पर हमें लग रहा है कि ओपेक मेंबर्स की जो मीटिंग है उसकी वजह से वहां पर एक्सपेक्टेशन ये है कि क्रूड का जो सप्लाई है वो बढ़ सकती है। उसकी वजह से हमने थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट आते हुए देखी है। मगर अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 7,500 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर। ट्रेडर्स के लिए स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि अगर वो करंट रेट से लेना चाहते हैं तो 7,500 का स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर मार्केट 7,500 के लेवल को ब्रेक करता है तो वहाँ पर मुझे लगता है कि अगेन एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। मींस इंटरनेशनल मार्केट में $100 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो वहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिलेगा जो कि नीचे करीबन $97 तक आ सकता है और एमसीएक्स में करीबन 7,200 तक के लेवल आ सकते हैं। तो 7,500 के लेवल को वॉच रखें। अगर किसी को इंटर अभी जस्ट ट्रेड लेना है तो 7,500 के स्टॉप लॉस लेकर खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल के ऊपर कि यहाँ पर आपको करना क्या है। अच्छा जिगर, मेटल पर आपका ओवरऑल व्यू क्या है? इस वक्त अगर कोई मेटल में ट्रेड लेना चाहे शाम के कारोबार के लिए तो क्या आपका सुझाव होगा? मेटल्स की बात करें तो हमने मेटल्स में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी तेज़ी आती हुई देखी है और नो डाउट आज सुबह के चाइना की तरफ से जो डेटा थे वो इतने सपोर्टिव नहीं थे बिकॉज चाइना एक बड़ा कंज्यूमर है मेटल्स का। तो बट अगेन हमने देखा है कि उसका रिएक्शन उतना ज़्यादा मार्केट में नेगेटिविटी की तरफ नहीं आया है। इंस्टेड कॉपर की अगर बात करें या जिंक की प्राइस करें, कहीं ना कहीं प्राइसेस थोड़ा हायर एंड पे सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है कि ओवरऑल बायस साइडवेज टू पॉजिटिव रहेगा बेस मेटल्स का। तो अगेन मैं रिकमेंड करूंगा हल्का सा गिरावट पे खरीदारी करें। कॉपर पे अगर ध्यान दें तो कॉपर मुझे काफ़ी अच्छा तेज़ी लग रहा है। तकरीबन 656 से 655 ये एक अच्छा लेवल रहेगा खरीदारी का मौका लेने के लिए। 652 के करीब एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। इनिशियल टारगेट 661 का रहेगा और मेजर टारगेट मुझे लग रहा है 670 तक भी ओवरऑल मेटल आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए बेस मेटल में कॉपर काफ़ी अच्छा बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी लेके चलना चाहिए। दूसरा मेटल का अच्छा पिक रहेगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम काफ़ी अच्छा सस्टेन कर रहा है हायर लेवल्स पे। मुझे लगता है कि 209-209.50 का लेवल मिले तो वो काफ़ी अच्छा खरीदारी का मौका रहेगा। 207 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ऊपरी स्तरों पर फर्स्ट टारगेट रहेगा 213 और मेजर टारगेट रहेगा 215। तो शॉर्ट टर्म में दोनों ही मेटल्स बेस्ट पिक रहेंगे बाइंग के लिए। बहुत शुक्रिया आपका जिगर और अनुज जी, आपका भी जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर आज ट्रेडिंग के मौके बन सकते हैं। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।